हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। क्या आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं? यूपी ट्रिपल एससी में क्या आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप मंडी परिषद की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप टेट, सुपर टेट, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं? बाई आलमीन भारत का कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती हो, क्या आप उसकी तैयारी कर रहे हैं? तो अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। और इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ संज्ञा। संज्ञा से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। ओके। और जिन बच्चों ने संज्ञा कहीं ना कहीं पढ़ लिया है तो ये वीडियो जरूर देखें और कंपेयर करें कि क्या आपको ये चीजें पढ़ाई गई है संज्ञा में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जिन बच्चों ने हिंदी को पहले प्राथमिकता दी और हिंदी में पूरे पूरे नंबर बटोर के लेके आएंगे यूपीपी के एग्जाम में या हिंदी के किसी भी एग्जाम में जिसमें हिंदी आती हो, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम जिसमें हिंदी आती हो, तो अगर हिंदी में पूरे पूरे नंबर लाने की आपने कोशिश कर ली तो आप कहीं ना कहीं सफल जरूर होंगे एग्जाम में। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं संज्ञा। संज्ञा, सर ये संज्ञा कैसा शब्द है? तो संज्ञा एक विकार्य शब्द है। संज्ञा क्या है? संज्ञा कैसा शब्द है? तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। सर ये विकारी शब्द क्या होता है? विकारी शब्द जिनमें हम चेंजमेंट कर सकते हैं, जिनमें हम बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लड़का से हमने लड़की बना दिया और सुंदर से सुंदरी बना दिया, जिसमें हम जिन जिन शब्दों में अगर हम बदलाव कर दें, उनको बदल सकते हैं, तो वो क्या होते हैं? वे हमारे विकारी शब्द होते हैं। ओके, विकारी शब्द सर कितने प्रकार के होते हैं? तो जो विकारी शब्द होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला, विकारी शब्द में पहला होता है संज्ञा। विकारी शब्द में पहला कौन आता है? संज्ञा। दूसरा कौन सा आता है? तो दूसरा आता है सर्वनाम। तीसरा कौन सा आता है? तो सर तीसरा आता है क्रिया। और सर चौथा कौन सा आता है? तो चौथा आता है विशेषण। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये हमारे क्या है? विकारी शब्द है। सर ये तो बता दिया आपने कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये विकारी शब्द है, लेकिन संज्ञा विकारी शब्द कैसे बनता है? सर्वनाम विकारी शब्द कैसे बनता है? क्रिया विकारी शब्द कैसे बनता है, या इसको विकारी शब्द का दर्जा क्यों दिया गया है? और विशेषण विकारी शब्द कैसे बनता है? ठीक है, तो इसको आप अगर पढ़ा दे तो उसके बाद संज्ञा पढ़ाएं तो बेस्ट रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हम संज्ञा पढ़ाने से पहले ये समझ लेते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये आपके विकारी शब्द कैसे हैं। ओके, क्लियर है? तो पहले समझते हैं संज्ञा के बारे में। ठीक, संज्ञा, अगर हम संज्ञा की बात करते हैं, संज्ञा विकारी शब्द कैसे है? तो संज्ञा शब्दों में संज्ञा संज्ञा शब्दों में लिंग परिवर्तन करने के बाद, लिंग परिवर्तन करने के बाद, लिंग परिवर्तन करने के बाद ये शब्द विकारी शब्द बन जाते हैं। ये शब्द विकारी शब्द बन जाते हैं। तो इतनी बात समझ आएगी। जिन शब्दों में लिंग परिवर्तन किया जाता है और जिन शब्दों में लिंग परिवर्तन किया जा सकता है, वे सभी क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं, और वे क्या हो जाते हैं? विकारी शब्द में तब्दील हो जाते हैं। तो संज्ञा शब्दों में लिंग परिवर्तन करने के बाद, ये शब्द क्या बन जाते हैं? विकारी शब्द बन जाते हैं। ओके, संज्ञा शब्द में जैसे एग्जाम्पल हम दे दें, आपका एग्जाम्पल दे दें, जैसे लड़का है भाई मेरे, लड़का आपका क्या है? ये लड़का है, स्त्रीलिंग है, सॉरी पुल्लिंग है, और पुल्लिंग से मैंने क्या बना दिया? स्त्रीलिंग, तो ये क्या आ जाएगा? लड़की। लड़की, तो इतनी बात समझे। लड़का से मैंने क्या बना दिया? लड़की। तो आप बताइए इसमें लिंग परिवर्तन किया कि नहीं किया? लड़का क्या है? संज्ञा। लड़की क्या है? संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? जातिगत संज्ञा, व्यक्तिगत संज्ञा, ये सब बाद में, पहले समझ लेते हैं कि संज्ञा विकारी शब्द कैसे है। तो लड़का से मैंने क्या बना दिया? लड़का से मैंने बना दिया लड़की। इसमें क्या मैंने बना दिया? इसमें मैंने क्या कर दिया? लिंग परिवर्तन कर दिया। अतः लिंग परिवर्तन जिनमें हो जाते हैं वे क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं, वे संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अतः इसीलिए जो संज्ञा शब्द होते हैं वे क्या हो जाते हैं? इसीलिए संज्ञा शब्द विकारी शब्द का दर्जा हासिल किए हुए हैं। इतनी बात समझ में आ गई?
अगला सर सर्वनाम बता दीजिए, सर्वनाम विकारी शब्द कैसे? तो भाई मेरे समझ लो सर्वनाम विकारी शब्द कैसे? सर्वनाम, सर्वनाम विकारी शब्द कैसे? तो सर्वनाम शब्दों में सर्वनाम, सर्वनाम शब्दों में कारक चिन्ह का प्रयोग करके, कारक चिन्हों का प्रयोग करके या लगाकर, या लगाकर इन्हें विकारी शब्द, विकारी शब्द बनाया जाता है, इन्हें विकारी शब्द बनाया जाता है। तो आप बता दीजिए सर्वनाम जो शब्द होते हैं इन्हें विकारी शब्द कैसे बनाया जाता है, सर्वनाम शब्दों को विकारी शब्द कैसे बना सकते हैं? तो सर्वनाम शब्दों में कारक चिन्ह, क्या कारक चिन्हों का प्रयोग करके या लगाकर इन्हें विकारी शब्द बनाया जा सकता है। जैसे आप सभी को पता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं या मूल सर्वनाम कितने होते हैं? तो मूल सर्वनाम 11 होते हैं, ठीक है। जैसे हो गया मैं, हो गया तू, हो गया आप, हो गया जैसा, हो गया और आपका क्या कहते हैं, क्या है, कौन है, या है, वाह है, ये सब क्या है? विकारी शब्द। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल आप बताइए, एग्जाम्पल में मैं है, ये मैं क्या है? सर्वनाम है। आप एग्जाम्पल में बताइए ये क्या है? तू क्या है, ठीक है। तुम क्या है? तुम क्या है? ये भी आपका क्या है? तुम, ये भी आपका क्या है? सर्वनाम है। आप क्या है? आप, ये भी आपका क्या है? सर्वनाम है। इतनी बात सर्वनाम है, इतनी बात क्लियर है। अब बताइए कारक चिन्ह क्या होते हैं? आपको पता है कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, ये होते कि नहीं होते हैं? बताया थे मेरा कारक चिन्ह। देखिए भैया कारक चिन्ह क्या होते हैं, जैसे कर्ता ने, ठीक, कर्ता ने कर्म को, कर्म को करण, करण, करण का मतलब क्या होता है? से के द्वारा, करण से के द्वारा, ठीक। अधिकरण में से पर, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संबंध, संबंध, सीरियल से नहीं लिख रहे, मैंने एक बात बता रहा हूं, संबंध का की के रा री रे ना ना नी ने, ये क्या होते हैं? कारक। इसी तरह कई सारे होते हैं कारक चिन्ह, ठीक है, 7 कारक चिन्ह। तो कर्ता ने कर्म को, तो ये बताइए ये क्या है? ने कारक चिन्ह है, को क्या है? कारक चिन्ह है, से क्या है? कारक चिन्ह है, के द्वारा कारक चिन्ह है। और कारक चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं? कारक चिन्हों को ही क्या कहते हैं हम? कारक चिन्ह को क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं, याद रखिए। कारक चिन्ह को क्या कहते हैं? परसर्ग, याद रखिएगा। कारक चिन्हों को ही क्या कहते हैं हम? परसर्ग कहते हैं। तो आप बताइए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संबंध काकी के रारी रे नानी ने। तो आप बताइए सर्वनाम शब्दों में कारक चिन्हों का प्रयोग करके या लगाकर इन्हें क्या बनाया जाता है? विकारी शब्द बनाया जाता है। जैसे मैं हो गया, मैं से मैंने, तो आप बताइए मैं से मैंने बन गया। मैं है सर्वनाम, और सर्वनाम में कारक चिन्हों का प्रयोग करके, किसका? कौन सा कारक चिन्ह का? ने का। कारक चिन्हों का प्रयोग करके इनको क्या बना दिया? इनको हम विकारी शब्दों में ले आए। तू से तुमसे, तुमसे तुमको, तुमको, ठीक, तुमको। आप से आपको, आपने, आपने। तो ये सब क्या है? कारक चिन्ह। आपको, ये को, आपने, ने, तुमको, को, मैंने, ये सब क्या है? कारक चिन्ह। देखिए ने कारक चिन्ह है, ये देखिए कारक चिन्ह, ठीक है। को, का, की, के, को, ये सब क्या है? कारक चिन्ह है। आपने, को, ये सब क्या? का, की, के, ये क्या है? का, की, के, को, ये सब क्या है? कारक चिन्ह होते हैं। तो आप बताइए सर्वनाम में कारक चिन्हों का प्रयोग किया, सर्वनाम में कारक चिन्हों का प्रयोग किया, सर्वनाम में कारक चिन्हों का प्रयोग किया, और सर्वनाम में कारक चिन्हों का प्रयोग करके सर्वनाम को क्या बनाया सकता है? विकारी शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। या सर्वनाम में कारक चिन्ह लगाने पर ये कारक चिन्ह क्या बन जा, वो सर्वनाम में कारक चिन्ह लगाने पर सर्वनाम क्या बन जाते हैं? एक विकारी शब्द बन जाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आप बताइए अगर पेपर में आ जाए मैंने में कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो आप कहोगे सर कर्ता कारक का। समझ में आ गया? क्यों? तो देखिए ने है, ने क्या है? आपका कर्ता है, ये देखिए कर्ता कारक ने। या पूछा जाए मैंने में कौन सा कारक चिन्ह है? तो ने आपका कारक चिन्ह हो गया। मैंने में मूल सर्वनाम क्या है? मैं। तुमको में मूल सर्वनाम क्या है? तुमको में मूल सर्वनाम तुम। आपको में मूल सर्वनाम क्या है? आपको में मूल सर्वनाम क्या है? आप।
तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब जो लेवल आ रहा है पेपर का धीरे धीरे, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, आप कहोगे सर क्रिया, तो समझाते हैं क्रिया। ओके, तो अब हम समझते हैं, संज्ञा आपने समझ लिया। ओके, तो आपने संज्ञा समझ लिया, सर्वनाम समझ लिया, अब समझते हैं क्रिया। क्रिया क्रिया एक विकारी शब्द का दर्जा कैसे हासिल किए हुए है, आइए समझते हैं। क्रिया तो क्रिया शब्दों में प्रत्यय चिन्ह, प्रत्यय लगाकर इन्हें विकारी शब्दों में बदला जा सकता है। ओके, तो क्रिया की बात करते हैं। तो क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर, क्रिया शब्दों में क्या लगाते हैं, प्रत्यय। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो अब हम पढ़ाएंगे प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं, किसी भी शब्द, जैसे ये शब्द है तो इस शब्द का के सबसे पहले जो लगा होता है, ठीक है, लगाया जाता है, उन्हें कहते हैं हम उपसर्ग। और शब्द के लास्ट में जो लगता है उसे क्या कहते हैं, जैसे कोई ये शब्द है, बाय द वे ये कोई शब्द है, बाय द वे, ठीक, 1 2 3 अक्षर का कोई शब्द है, तो अगर जो पहला जो लगाया जाता है, शुरुआत में जो लगाया जाता है, शुरुआत में कोई वर्ण लगाया जाता है या कोई शब्द लगाया जाता है, शुरुआत में कोई वर्ण या शब्द लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। और बाद में अगर लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। तो समझ में आ गया। तो क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर इन्हें विकारी शब्दों में बदला जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की, जैसे आपको पता है पढ़, ये क्या होता है, एक क्रिया है, पढ़ना, ये सब क्या क्रिया है। अब इसमें क्या कर दिया, पढ़ से हमने क्या बना दिया, पढ़ता, क्या बना दिया, ता। तो आप देखिए ता ती ते, ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका है प्रत्यय, ये आपका क्या है, प्रत्यय। तो आप बताइए, ये है पढ़, मूल क्रिया है, मूल धातु है, धातु को ही क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ये मूल धातु है या मूल क्रिया है, इस मूल क्रिया में हमने क्या जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़ दिया, तो पढ़ से क्या बना दिया, पढ़ता। तो ये जो पढ़ से बन गया पढ़ता, तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया एक विकारी शब्द। तो क्रिया शब्दों के लास्ट में, क्रिया शब्दों में प्रत्यय जोड़ने पर ये क्या बन जाते हैं, एक आपके विकारी शब्द बन जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई भाई मेरे, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सर विशेषण, बता दीजिए, समझिए विशेषण, विशेषण समझ लीजिए। विशेषण 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 विकारी, विशेषण शब्द विकारी शब्दों में कैसे बदल जाते हैं। ओके, देखते हैं। विशेषण शब्द, विशेषण शब्द में, विशेषण शब्दों में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाकर इन्हें विकारी शब्दों में बदला जा सकता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। विशेषण शब्दों में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, ठीक है, बनाकर इन्हें विकारी शब्दों में बदला जा सकता है। अब आप बताइए विशेषण किसे कहते हैं। आपको तो ये पता है विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या क्रिया की विशेषता बताते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे हम कहते हैं सुंदर, जैसे एग्जाम्पल, आप बताइए सुंदर, ये सुंदर कैसा शब्द है, तो आप कहोगे सर ये विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बताता है, लड़का का या लड़की की या किसी के नाम की, ये क्या करता है, विशेषता बताता है, तो ये विशेषण हो गया। अब सुंदर से मैंने क्या बना दिया, सुंदर क्या है, आपका पुल्लिंग है, सुंदर बेटा क्या है, आपका पुल्लिंग है। अब बताइए ये सुंदर क्या है, पुल्लिंग है, और सुंदर से मैंने बना दिया सुंदरी, तो आप बताइए ये भी तो विशेषण है, विशेषण विशेषण ही रहेगा, ठीक, लेकिन क्या बदल गया, पुल्लिंग से क्या बदल गया, स्त्रीलिंग, ठीक, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी।
कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये आपके विकारी शब्द कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इन्हें किन कंडीशन में बदला जा सकता है, मैंने आपको सब बता दिया, शायद आपने पहली बार जाना है शायद। ओके, अब हम बात करते हैं सर सर्वनाम में, थोड़ा डिटेल में आते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया, अब हम सर्वनाम पढ़ते हैं। ठीक है, सर्वनाम क्या है समझो ध्यान से, अच्छे से नोट्स बना लेना बेटा, इतना कोई टीचर नहीं बताता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? संज्ञा, ओके तो संज्ञा एक विकारी शब्द है, कैसे? अब बात करते हैं सर पहला पॉइंट। ठीक है, संज्ञा क्या, संज्ञा की बात करते हैं, संज्ञा की। ठीक है, संज्ञा का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद आ जाएगा सम धन ज्ञा। ठीक है, सम धन ज्ञा। सम का मतलब क्या होता है? अच्छा। सम का मतलब क्या होता है? अच्छा या श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है? अच्छा या श्रेष्ठ। अगर ये ऑप्शन में ना दिया हो तो सम का मतलब होता है अच्छी तरीके से, सम का मतलब होता है अच्छी तरह से या भली भांति, भली भांति। ठीक है, अच्छी तरीके से, भली भांति या ठीक तरीके से, ठीक तरह से। तो आप समझिए सम का मतलब अच्छा या श्रेष्ठ, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो सम का मतलब होता है अच्छी तरीके से, भली भांति या ठीक तरीके से। ज्ञा का मतलब होता है जानना, ज्ञा का मतलब होता है जानना। ठीक है, ज्ञा का मतलब क्या है? जानना। अगर हम किसी भी चीज को, अगर हम किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को, किसी के नाम को ठीक तरीके से, भली भांति, अच्छी तरीके से जान लेते हैं, वही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं सर संज्ञा। संज्ञा में इतनी बात समझ में आ गई। अब फिर से अगर हम बात करते हैं संज्ञा, ठीक, संज्ञा का फिर से अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो सम धन ज्ञा। इतनी बात समझ में आ गई, सम धन ज्ञा। अब सम धन ज्ञा में आपका ये जो सम है ये क्या है? उपसर्ग है। ये क्या है? उपसर्ग। ठीक है, किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में जो पहला शब्द होता है जिसको जोड़ा जाता है, सम धन ज्ञा में ये सम जो है ये आपका क्या? उपसर्ग है। ठीक, उपसर्ग है। और ये क्या है? मूल धातु है। ये आपका क्या है? मूल धातु है। इतनी बात समझ में आ गई। तो पूछा जाए संज्ञा में मूल धातु क्या है, तो संज्ञा में मूल धातु क्या है? तो संज्ञा में मूल धातु है क्या? ज्ञा। संज्ञा में उपसर्ग क्या है? तो संज्ञा में उपसर्ग है सम। इतनी बात समझ में आ गई। तो संज्ञा में मूल धातु क्या है? उपसर्ग, सॉरी सम। संज्ञा को अगर संज्ञा का संविच्छेद किया जाए तो सम धन ज्ञा। और संज्ञा में उपसर्ग क्या है? सम। और संज्ञा में मूल धातु क्या है? ज्ञा। और मूल धातु, और तुम्हें पता है धातु को ही क्या कहते हैं? धातु को ही हम कहते हैं क्रिया। धातु को ही कहते हैं क्रिया। तो यह ऐसे पूछा जा सकता है पेपर में, मूल क्रिया कौन सी है? तो आप बताइए संज्ञा में मूल क्रिया कौन सी है? तो संज्ञा में मूल क्रिया क्या हो गई? ज्ञा। इतनी बात समझ आ गई। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, सर संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? अगला पॉइंट आ जाए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कोई बता सकता है इसमें से संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। याद रखना, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। याद रखना, पेपर में आ जाए बताइए संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। तो पहले पॉइंट में आपने क्या क्या सीखा? तो पहले पॉइंट में आपने ये सीखा कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। कैसे? विकारी शब्दों में कौन कौन से आते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, पूरी डिटेल मैंने बता दी। दूसरे पार्ट में संज्ञा एक विकारी शब्द, ये तो हो गया था। अब दूसरे पार्ट में संज्ञा का संधि विच्छेद किया मैंने। तो संज्ञा का संधि विच्छेद किया, तो संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होता है? सम धन ज्ञा। सम का मतलब होता है ठीक तरीके से, अच्छी भली बात, ये ठीक तरीके से। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो पेपर में अच्छा या श्रेष्ठ लगा दोगे। आप लोगों सर अगर दोनों है तो इन्हीं में से इस वाले पोर्शन को पहले आप लगाएंगे, ठीक, और इस वाले पोर्शन को बाद में लगाएंगे। ज्ञा का मतलब क्या हो गया? जानना। सम धन ज्ञा में सर उपसर्ग क्या है? ठीक, तो उपसर्ग क्या है? आपका सम। और पूछा जाए संज्ञा में मूल धातु क्या है या मूल क्रिया कौन सी है? तो ज्ञा, जिसका मतलब क्या होता है? जानना। इतनी बात समझ आ गई। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होप। ओके, क्लियर। अब हम तीसरे पॉइंट में पढ़ते हैं संज्ञा के प्रकार। क्या पढ़ते हैं? संज्ञा के प्रकार। एक एक पार्ट पार्ट पढ़ते हैं तो समझ में भी आएगा, बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, तो अब हम हेडिंग डालो आप लोग संज्ञा के प्रकार। बात करते हैं संज्ञा, ठीक है। अब हेडिंग डालो संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार।
संज्ञा के प्रकार, तो बताओ मेरे बच्चों संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा दो प्रकार की होती है, ठीक है, संज्ञा दो प्रकार की होती है, ठीक है। संज्ञा के प्रकार, एक संज्ञा के प्रकार कितने? तो आप कहोगे सर दो। कौन कौन से? एक आपका होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ठीक, एक होता है हमारा अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। एक हमारा होता है अर्थ के आधार पर और एक दूसरा होता है हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर संज्ञा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक है। अब पूछा, ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछा संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो अब आप 5 नहीं लगाएंगे, याद रखना। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, प्रकार अगर पूछे भाई मेरे प्रकार, ध्यान देना, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, तब आप लगाओगे 2। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। पहला किनके आधार पर? अर्थ के आधार पर। पहला आपका होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा हमारा होता है व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक। अब पूछा जाए अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, याद रखना भेद, और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। तो अगर भेद पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप बताओगे 5, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अगर कह दिया जाए, क्वेश्चन संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, भेद होते हैं, तो आप आंसर लगाओगे 5, ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, जब डिस्क्रिप्ट करके पूछ रहा है, ठीक है, और क्या विस्तारित करके अगर पूछ रहा है कि संज्ञा के कितने आधार होते हैं, तो आप कहोगे संज्ञा के आधार फ्री, संज्ञा के आधार पर फ्री। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। और अगर पूछे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं, तब आंसर लगाओगे 3। ना ही आपसे पूछ रहा है अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं और ना ही आपसे पूछ रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। बस क्वेश्चन में ये पूछा है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब आप आंसर क्या लगाओगे? 5। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? फिर से समझ लो, अगर पेपर में आ जाए संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आंसर लगाओगे 2। क्लियर है? कौन कौन से? अर्थ के आधार पर, एक व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरा क्वेश्चन संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आंसर लगाएगी 5। लेकिन अगर पूछे कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब आंसर लगाओगे 5। और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो लगाओगे 3, ठीक है। और जब ना ही अर्थ के आधार पर पूछे कितने भेद होते हैं और ना ही व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे, अब पूछे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आंसर 5। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, तब भी 5। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3। इतनी बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं सर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। धीरे धीरे डिटेल लेके चल रहे हैं, बढ़िया, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। और तीसरा हमारा होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चौथा हमारा होता है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा हमारा होता है द्रव्य, द्रव्य, ठीक, ये द्रव्य वाचक संज्ञा। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और समझिए। क्वेश्चन संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं? संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं?
अगर ये पेपर में पूछे तो आंसर क्या लगाओगे आप? तो आंसर लगाओगे 3। ठीक, कैसे बताते हैं। पहला क्वेश्चन, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो आंसर क्या लगाओगे? 2। क्वेश्चन पहला, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो आंसर लगाओगे आप 2। ठीक, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो आंसर लगाओगे 2। दूसरा क्वेश्चन, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आंसर लगाओगे 5। पूरे पूरे भेद बताओगे 5। संज्ञा के मूल, यहाँ पे शब्द में क्या आ जाए, संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं? तो आंसर लगाओगे 3। ठीक, अभी बता रहे हैं क्यों मूल भेद 3 होते हैं। अच्छा, दो जो संज्ञा के प्रकार होते हैं कौन कौन से? एक अर्थ के आधार पर, एक व्युत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 3। अच्छा, अर्थ के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो क्या होते हैं? 5। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्य। ये जो द्रव्य लिखा है समझिएगा, ये जो द्रव्य लिखा है, ये जो द्रव्य, इस द्रव्य का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझो भैया मेरे, ये जो द्रव्य लिखा है द्रव्य, और एक होता है द्रव, एक होता है द्रव। इस द्रव का मतलब होता है ठोस प्लस द्रव कामा द्रव कामा गैस। ठीक, ये चीज। और इस द्रव का मतलब होता है सिर्फ द्रव। ठीक है, सिर्फ द्रव। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो द्रव में 3 चीज आती है, द्रव्य में 3 चीज आती है, ठोस चीजें भी आती हैं, द्रव चीजें भी आती है, मतलब लिक्विड चीजें, और एयर वाली चीजें मतलब गैस वाली चीजें आती है। और सिर्फ द्रव लिखा है तो द्रव का मतलब सिर्फ द्रव मतलब सिर्फ लिक्विड आता है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा तो अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये संज्ञा के मूल 3 भेद होते हैं। ठीक है, ये मूल 3 भेद होते हैं, ये मूल 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, 3 भेद क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारा जातिवाचक संज्ञा है, ठीक, समूहवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा, ये दोनों आपकी जातिवाचक संज्ञा में आती है। किस में आती है भैया? जातिवाचक संज्ञा में आती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो समझिए, अब पूछा जाए, बताइए जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, ये ठीक है। तो अब पूछा जाए, बताइए संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? बताइए आंसर, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो आप हो गया सर 2। कौन कौन से? आपके अर्थ के आधार पर और एक आपका व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, संज्ञा के अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? 3। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आंसर क्या लगाओगे? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आप लगाओगे कितने? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आप लगाओगे सर 5। संज्ञा के मूल कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आपसे पेपर में पूछेगा, बताइए निम्न में से कौन सा संज्ञा का मूल भेद नहीं है? तो कौन कौन से नहीं मूल भेद? आपके समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, ये संज्ञा के मूल भेद नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये संज्ञा के 3 मूल भेद होते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विद्वानों के अनुसार जो समूहवाचक संज्ञा है और जो द्रववाचक संज्ञा है, ये दोनों जो संज्ञा है ये हमारे किसके अंतर्गत आती है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो आप बताइए, समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, अगर इन दोनों संज्ञाओं को जातिवाचक में कर दिया गया तो ये तो एक हो गई जाति, दूसरा हो गया व्यक्ति, और तीसरा क्या हो गया? भाव। तो इसीलिए मूल जो आपके जो मूल भेद होते हैं संज्ञा के, वो कितने होते हैं? 3। तो आई होप ये भी आपने समझ लिया। अब जब नेक्स्ट टॉपिक होगा तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा। और जिन बच्चों ने इन संज्ञाओं में जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाती है, कब व्यक्तिवाचक संज्ञा, कब समूह व्यक्तिवाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा में बदल जाती है, कब जातिवाचक संज्ञा समूहवाचक में बदल जाती है, कब जातिवाचक संज्ञा द्रववाचक में बदल जाती है, कब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक हो जाती है, ये सब चीजें अगर एक दूसरे का चेंजमेंट तुमने पढ़ लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये सबसे बेस्ट संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, फिर संज्ञा से कोई दिक्कत ही नहीं होगी। संज्ञा अगर पेपर में चाहे जैसे तुम मोड़ करके एग्जाम में पूछ ले, आपको संज्ञा आ जाएगी। तो कैसी रही मेरी क्लास? ये मैंने पहला वीडियो थोड़ा सा छोटा बनाया है, अब जब नेक्स्ट वीडियो होगा तो काफी लंबे लंबे
हम क्वेश्चन कराएंगे, काफी बेस्ट क्वेश्चन कराएंगे, प्लस अपडेट क्वेश्चन कराएंगे। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक में मेरा रहेगा कि जातिवाचक संज्ञा को अच्छी तरीके से, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को, भाववाचक संज्ञा को, समूहवाचक संज्ञा को और ध्रुववाचक संज्ञा को अच्छी तरीके से निपटाएं। ओके, तो थैंक यू क्लास, बाय बाय।